चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां चौपाल कार्यक्रम में सीएम, जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, शरणार्थी का धर्म मजहब नहीं, हमने मजहब देख के नहीं किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो पीड़ित और प्रताड़ित मानवता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं शरण तो दी जानी चाहिए, उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। तो श्रीलंका के और दुर्भाग्य है, हमने कहा ना, जो भी शरणार्थी के रूप में भारत में आया है, उस हर एक को, यह भारत की पुरानी नीति रही है और उसी नीति के तहत यह नागरिकता संशोधन कानून को लाया गया है। स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो पीड़ित और प्रताड़ित हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो भारत में शरण लेने के लिए दशकों पहले आया है, उसको नागरिकता प्रदान करने की ये कार्रवाई का हिस्सा है और ये भारत की नीति का एक अभिन्न हिस्सा भी है। आपने कहा कि एनआरसी, आपने भी कहा कि लागू होगी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के लिए ऐलान है गृह मंत्री का। अब सवाल ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि उसी से बचने के लिए, ज्यादातर हिंदुओं के नाम रजिस्टर में गायब हैं असम में, तो उससे बचने के लिए सरकार नागरिकता संशोधन बिल लाई। देखिए, नागरिकता संशोधन बिल संसद से पास हो चुका है, जो कानून बन चुका है। ये किसी एनआरसी और सीएए दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। तो असम में 11 लाख हिंदू, जो असम में 11 लाख हिंदू हैं, उनका क्या होगा? देखिए, वो प्रक्रिया का हिस्सा है, भी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें उस हर व्यक्ति को, इन सभी, अगर कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो उसको भी सुधारने की कार्रवाई चल रही है। किसी भी भारतीय को जो भारत का वास्तव में नागरिक है, उसको सुरक्षा की पूरी गारंटी देने की बात असम की सरकार पहले ही कर चुकी है। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। एनआरसी अलग है और सीएए अलग है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अलग अलग है, इन दोनों को एक साथ जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। अभी बात हो रही थी राम मंदिर पर, रुक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ किया कि केंद्र सरकार मंदिर बनवाएगी। फिर आपने, अभी मैं कल देख रहा था कि आपने कहा कि सभी लोगों को 11-11 रुपए का योगदान देना चाहिए, तो सरकार के जरिए हो रहा का क्यों ऐलान? देखिए, राम का मंदिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर बने, ये सरकारी धन से नहीं बल्कि आम जन के धन से बने, उनके चंदे से बने। इसके लिए हम लोगों ने जनता का आह्वान किया है। आप याद करिए, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला था, तब भी एक एक परिवार से एक एक शिला लाने की कार्रवाई हुई थी। और आज फिर जब राम का मंदिर बनेगा, तो राम का मंदिर, भगवान राम का इस राष्ट्र के प्रति जो उपकार है, इसलिए वो राष्ट्र मंदिर हो, उस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार की सहभागिता हो, यह हम सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ट्रस्ट बने, ट्रस्ट के बाद इस पर आगे कार्रवाई प्रारंभ होगी। 4 महीने में कहा जा रहा है राम मंदिर बन जाएगा, तैयारी है वहां पर, तो किस तरह का तैयारी वहां पे अभी शुरू हुई है? देखिए, हमारे पास तो हर प्रकार की तैयारी है और जन भावनाओं के अनुरूप, भारत की भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवा दिया, लेकिन राम राज्य कैसे सुलभ होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, राम राज्य शासन की वह व्यवस्था है जो सर्वसमावेशी हो, सार्वभौमिक हो और सार्वदेशिक हो, लोक कल्याणकारी भावनाओं के साथ इस देश के गरीब को मकान मिल जाना, बिना भेदभाव के प्रत्येक गरीब को मकान मिलना, प्रत्येक गरीब के घर में शौचालय बन जाना, गरीब के घर तक विद्युत की लाइन पहुंच जाना,
गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाना, प्रत्येक गरीब को स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख का कवर आयुष्मान भारत में मिल जाना, प्रत्येक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की गारंटी मिल जाना, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को मिलना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से देश के ढांचागत विकास के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना, देश के अंदर हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देना, ये वास्तव में राम राज्य की अवधारणा को ही साकार करने जैसा है। चलिए अब देख लेते हैं झारखंड चुनाव से जुड़ी खबरें। स्टील प्रेजेंट्स दिस इलेक्शन शो। मुंगेर स्टील, स्टील का बादशाह। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और 5वें चरण के लिए आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन तमाम दलों के दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं। रघुवर दास, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो की ताबड़तोड़ सभाएं हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव भी आज 4 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इन सब के बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी खुशी है, क्योंकि प्रियंका गांधी झारखंड चुनाव में पहली बार आज प्रचार करने पाकुड़ पहुंच रही हैं। तो 5वें और आखिरी चरण का चुनाव होना है और उसे लेकर प्रचार का आज आखिरी दिन है। और ऐसे में महागठबंधन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, जेवीएम और आसू तमाम दल के नेता आज प्रचार के आखिरी दिन जोर आजमाइश में लगे हैं। 20 दिसंबर को 16 सीटों पर 5वें चरण में मतदान होना है और आज दिग्गजों की ताबड़तोड़ सभाएं हैं। तो देखिए कहां-कहां पर आज चुनाव प्रचार होना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। संथाल के संग्राम में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी हैं। आज पाकुड़ के गुमानी बरहरवा में प्रियंका गांधी दोपहर 12:30 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी यहां कांग्रेस प्रत्याशी आलमगीर आलम के पक्ष में वोटिंग की अपील करेंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की ये पहली चुनावी सभा है। प्रियंका की पहली होने वाली चुनावी सभा को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है और प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का पाकुड़ में जुटान होने की उम्मीद भी है। तो इन सब के बीच तस्वीरें आपको दो दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी, जिनकी आज चुनाव प्रचार है। साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि 5वें चरण में कौन सी वो 16 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। चलिए सीधा रुख करते हैं संवाददाता मनीष राज का, जो सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आज चुनाव प्रचार है और ऐसे में प्रियंका गांधी भी आज जोर आजमाइश कर रही है। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है, बताइए। बिल्कुल, चूंकि संथाल परगना में आज 5वीं चरण के तहत आज जो अंतिम चुनाव है और आज शाम के बाद से यहां से चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो इस लिहाज से पूरी पार्टियां, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, वो सबकी जोर आजमाइश आज संथाल में है और सभी बड़े नेता आज संथाल में हैं। और यहां पर हम बात करें कार्यक्रमों की, तो यहां पर प्रियंका गांधी लगभग 12:30 बजे आएंगे, उनका कार्यक्रम है। उसके अलावा जो कार्यक्रम है, बाकी सीएम हो, जेपी नड्डा हो, इसके अलावा रविशंकर महागामा में है, तो वहीं पर विपक्ष के शत्रुघ्न सिन्हा, तेजस्वी यादव और समेत ये लोग जरमुंडी के लेकर के। तो आज जो है, आज अंतिम जोर आजमाइश से चुनावी प्रचार के लिहाज से, क्योंकि जो गढ़ है ये जेएमएम का गढ़ है, इस लिहाज से कि भाजपा चाहती है कि जो इनकी अपनी सीटें, भाजपा हो या विपक्ष, दोनों ही चाहती है कि अपनी अपनी सीटें को बचाए रखे। इसके साथ साथ दोनों एक दूसरे की सीटों को हथियार भी ले। और चूंकि भाजपा शुरू से कहती रही है कि जेएमएम के गढ़ संथाल परगना को समाप्त खत्म करना है, और लोकसभा में जो शिकस्त दी थी दुमका में भाजपा ने, उससे वो काफी उत्साहित है और इन्हें उम्मीद है। भाजपा भी जानती है, रघुवर सरकार लगातार कह रहे थे कि हमें जेएमएम विहीन संथाल परगना बनाना है। कल भाजपा के पीएम मोदी खुद बरहेट में इसी से कुछ दूर पहले
था भोगनाडीह में ऐतिहासिक जगह से उन्होंने जनसभा की थी। वहां पर उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष को ललकारा था, कांग्रेस को ललकार के कहा था कि देश के जो बड़े फैसले हुए हैं उस पर वो आकर के सीधे चुनौती दी थी कि वो सारे जो फैसले उसको वापस लेने की बात कहें। तो आज देखना है कि सोनिया जो प्रियंका गांधी होंगी ये चुनावी सभा में इसके पक्ष में इसके लिए पलटवार क्या करती हैं। तो कुल मिला के आज जो चुनावी सभा है कई मायनों में इसके राजनीतिक मायने हैं और विपक्ष इससे कितनी उम्मीद, क्योंकि विपक्ष को बचाना है। लगातार जो प्रियंका की सभा को लेकर तैयारियों का दौर चल रहा है, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में संथाल का संग्राम होना है, जिसके लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। कल बरहेट में पीएम मोदी और सीएम रघुवर दास ने चुनावी सभा की। भोगनाडीह में सीएम रघुवर दास ने पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। रघुवर दास ने कहा कि इसके लिए लोकसभा चुनाव के पहले ही सभी डीसी को सर्वे का निर्देश दिया गया था और रिपोर्ट आते ही पिछड़ों के आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने पिछड़ा समाज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश के पिछड़ा समाज की बहुत दिनों से मांग थी कि पिछड़ा समाज को संवैधानिक दर्जा मिले, लेकिन कांग्रेस के 67 साल राज करने के बाद पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिली थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय स्तर पर देने का काम किया। इसके लिए भी झारखंड की जनता की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई। हमारी सरकार भी जो झारखंड में पिछड़ा समाज है, पार्लियामेंट चुनाव के पहले ही सभी डीसी को हमने निर्देश दिए थे कि पिछड़ा वर्ग समाज का सर्वेक्षण कराओ, ताकि संविधान विधि सम्मत पिछड़ों का आरक्षण का हम आगे बढ़ाने का काम सर्वेक्षण के बाद करेंगे। ये मैं संथाल और झारखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। हेमंत सोरेन अपने पार्टी प्रत्याशियों के साथ साथ खुद के लिए भी वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में हेमंत सोरेन ने दुमका में रोड शो किया। खुली जीप में सवार होकर हेमंत सोरेन ने शहरवासियों से जीत का आशीर्वाद मांगा। वहीं रोड शो के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि दुमका से उनकी जीत पक्की है। तैयार है। आज तख्ता पलट पूरे राज्य के जनमानस के बदौलत होगा और 5 साल का जो आक्रोश इस राज्य के हर कोने में, हर गांव से लेकर शहर तक में जो व्याप्त हुआ पड़ा था, वो आज जनभावना के रूप में उभर के आ रहा है। आज चुनाव का अंतिम चरण है, प्रचार का अंतिम चरण है और यह अंतिम चरण इतना जोश भरा होगा तो शुरुआत कितने गंभीरता के साथ। जामताड़ा से महागठबंधन प्रत्याशी और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के लिए वोट मांगने बिहारी बाबू और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी पहुंचे। जामताड़ा की रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय भी मौजूद रहे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने खास अंदाज में खामोश बोलकर लोगों की तालियां बटोरी। आजसू के कई नेता पाकुड़ के महेशपुर पहुंचे, जहां सुफल मरांडी के पक्ष में वोट की अपील की। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने लोगों से आजसू को वोट देने की अपील की। वहीं पार्टी उम्मीदवार सुफल मरांडी ने जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। यहाँ हेमंत सोरेन का छोटा भाई खासा पहाड़ में 150 एकड़ लीज लिया है, खदान के साथ चलता है, धुआं के धुआं उड़ रहा है। पर्यावरण रोकने के लिए कोई मशीन नहीं है। प्रयास से यदि गांव की सरकार बनती है तो हम गांव को प्राथमिकता देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को हम प्राथमिकता देंगे। सभी किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के साथ साथ सामाजिक न्याय और समग्र विकास के लिए, झारखंडी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारा सरकार कृतसंकल्प। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरहेट में जनसभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर एनआरसी और सीएए को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने और भड़काने का आरोप लगाया और कांग्रेस को सीधी चुनौती दी। पीएम ने युवाओं से भी अपील की कि वो इनके झांसे में न आए।
दिल्ली से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और बिहार से लेकर बंगाल तक नफरत की आग फैलाई जा रही है। एनआरसी और सीएए के विरोध की आड़ में कहीं तोड़फोड़, कहीं आगजनी और कहीं पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। सवाल है कि कौन फैला रहा है नफरत की आग? इस सवाल का जवाब खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया। झारखंड के संथाल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने सियासी फायदे के लिए कांग्रेस भ्रम फैला रही है। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ फैला रहे हो? क्यों देश को बर्बाद करने में तुले हुए हो? साथियों, नागरिकता संशोधन कानून न किसी भारतीय का अधिकार छीनता है, न ही उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी वामपंथी भारत के मुसलमानों को डरा रहे हैं, जबकि इस कानून से भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें भारतीय मुसलमानों या किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन कहां होता है? क्यों झूठ बोल रहे हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को झारखंड की धरती से खुली चुनौती दी। अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुल करके घोषणा करें। अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करें। कांग्रेस और उसके सारे साथी खुल करके घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। कह दे जरा, देश उनका हिसाब चुकता कर देगा। प्रधानमंत्री ने देश के छात्रों से इन सियासी दलों की राजनीति में ना फंसने की अपील भी की। पीएम ने कहा कि सरकार की नीतियों को लेकर डिबेट करें, चर्चा करें, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं। सरकार सबकी बात सुनती है। युवा साथियों से भी आग्रह है कि आप अपने महत्व को समझे, आपके जीवन के इस मूल्यवान समय को समझे। जहां आप पढ़ रहे हैं उन संस्थानों का महत्व समझे। सरकार के फैसलों और नीतियों को लेकर चर्चा करें, डिबेट करें। आपको कुछ गलत लगता है तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करें, सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। ये सरकार आपके हर बात, हर भावना को सुनती है। पीएम ने कहा कि मेरा विरोध करने के चक्कर में सियासी दल देश का विरोध करने पर उतारू हैं। याद रखिएगा, और ये देश 20 साल से देख रहा है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी से नफरत है। देश हित से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, वो मोदी के प्रति जो उनकी नफरत है उससे आगे देख ही नहीं पाते। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी जानी चाहिए, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा को कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 23 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए धनबाद के बरवाडा कृषि बाजार समिति में मतगणना केंद्र बनाया गया, जहां सभी 6 विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित पहुंच चुके हैं। स्ट्रांग रूम को प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील कर दिया गया। यहां की सुरक्षा 3 लेयर में रखी गई। मतगणना केंद्र बाजार समिति में बनाए जाने की वजह से बाजार समिति 1 हफ्ते के लिए बंद कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि शहर में सामानों की आपूर्ति में परेशानी हो सकती है।
धनबाद के बरबड्डा स्थित कृषि बाजार समिति परिसर में मतगणना स्थल का केंद्र बनाया गया है और देखिए यहाँ पर मतगणना के लिए सभी तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है। देर रात ही ईवीएम जो है यहाँ स्ट्रांग रूम में पहुँचा दिया गया है और अहले सुबह उसकी सीलिंग का काम भी पूरी कर ली गई है। जो पहला भवन देख रहे हैं ये है धनबाद का मतगणना स्थल और इसके ठीक पीछे का जो आप देख रहे हैं इसके पीछे झरिया, बाघमारा, टुंडी, निरसा और सिंदरी